वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पिछले क्लास में सेल के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम और भी प्रकार उसके और भी भाग देखेंगे। कुछ भाग के बारे में हम पिछले वीडियो में देखे थे। तारक काय तक अपन कंप्लीट किए थे, राजधानी तारक काय, ये सारी चीजें क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़े थे। आज उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे जो हमारा अगला पार्ट है वो 7वां पार्ट है। ठीक है, और कौन सा है तो अंतःप्रत्यय जालिका। क्या है अंतःप्रत्यय जालिका? इसी को जो है, ठीक है, अंतःप्रत्यय जालिका को ही इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, ये सारी चीजें क्या है इसमें देखेंगे। तो याद रखिएगा जो अंतःप्रत्यय जालिका है यानी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इसी को जो है ER से डिनोट करते हैं। किससे? ER से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये जो है ये कोशिका का जो है ये क्या होता है? आंतरिक कंकाल। क्या होता है? कोशिका का आंतरिक कंकाल। किसे कहा जाता है? तो अंतःप्रत्यय जालिका को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का आंतरिक कंकाल। इसका कार्य क्या है? तो ये इसको आंतरिक सहायता देने का काम करती है। किसको? कोशिका को। अंतःप्रत्यय जालिका जो है ये क्या करती है? आंतरिक सहायता देती है। किसको? तो कोशिका को। ये बात याद रखिएगा। पहले क्या इसे आंतरिक कंकाल कहा जाता है? किसका? तो कोशिका का। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहा जाता है? तो अंतःप्रत्यय जालिका को। ठीक है, अंतःप्रत्यय जालिका का काम क्या है? तो ये कोशिका को क्या करती है? आंतरिक सहायता देती है। एक बात इसमें और याद रखिएगा, क्या इसमें जो है वसा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वसा का। और जो दूसरा है उसमें प्रोटीन का भी निर्माण होता है। इसमें किसका? वसा और प्रोटीन दोनों का क्या होता है? निर्माण। अब किस प्रकार कहाँ होता है तो वो देखते हैं। तो आपके अंतःप्रत्यय जालिका, ठीक है, ये कितने भाग में होती है? 2 भाग में। कितने में? 2। एक इसका होता है स्मूथ, ठीक है, इसका क्या होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और दूसरा इसका क्या होता है? ठीक है, रफ ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एक होती चिकनी सतह, दूसरी क्या होती? खुरदुरी। इसके चिकनी सतह में ही याद रखिएगा वसा का निर्माण होता है। चिकनी सतह में ही क्या होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में क्या होता है? वसा का निर्माण होता है। और जो रफ, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, इसमें जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका? प्रोटीन का। कहाँ होता है? तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। ठीक है, अब बोलेंगे होता कैसे है? तो इसमें तो ठीक है वसा का निर्माण होता है, लेकिन रफ वाले में भी प्रोटीन का होता है। लेकिन यहाँ रफ वाला भाग नहीं करता कौन है? तो इसके अंदर जो है राइबोसोम उपस्थित होते हैं। कौन उपस्थित होता है? इसके अंदर ये जो है ये दिख रहे हैं आपको, क्या? राइबोसोम। और राइबोसोम उपस्थित होते हैं। जो इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है वो कौन करते हैं? तो राइबोसोम करते हैं। स्मूथ वाले पार्ट में तो ठीक है स्वयं से वसा का निर्माण हो जाता है, लेकिन रफ वाले भाग में यहाँ पे राइबोसोम उपस्थित होता है और यही क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अंतःप्रत्यय जालिका में देखें क्या क्या? अंतःप्रत्यय जालिका क्या होती है? इसी को इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। इसको ER से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आंतरिक कंकाल होता है। तो किसका? कोशिका का। ये आंतरिक सहायता करती है किसकी? कोशिका की। इसमें वसा का निर्माण होता है और प्रोटीन का निर्माण होता है। अब आपसे पूछे कोई क्या कि जो अंतःप्रत्यय जालिका है इसमें वसा का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में यानी चिकनी वाली सतह में। और जो प्रोटीन का निर्माण है वो रफ वाले में होता है, रफ ER में होता है, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। और कौन करता है? तो इसका निर्माण जो है कौन करता है? राइबोसोम करता है। वहां पे राइबोसोम उपस्थित होता है और उसका निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। ठीक है, राइबोसोम के बारे में अभी हम यहाँ पे पढ़े क्या? ये क्या काम करते हैं? तो ये जो है प्रोटीन निर्माण का काम करता है। राइबोसोम का काम क्या है? तो ये प्रोटीन निर्माण का काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में भी क्या पढ़ना है। तो अब अगला जो टॉपिक है वो आपका क्या है? राइबोसोम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसकी सबसे पहले जो खोज है वो किसने की थी? तो जो इसकी खोज है वो किसने की थी? GE पैलार्डे ने। किसने? GE पैलार्डे ने क्या की थी? इसकी खोज। और कब की थी? तो 1955 में। कब की थी? 1955 में। तो राइबोसोम की जो खोज है वो किसने की थी? GE पैलार्डे ने। ठीक है, इसका काम क्या है? तो ये क्या काम करते हैं? प्रोटीन निर्माण का काम करता है। किसके? प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। प्रोटीन निर्माण काम करता है। ठीक है, इसी वजह से क्योंकि इसमें प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में बनता है, प्रोटीन निर्माण करता है जो भी है, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री।
फैक्ट्री, जैसे जहाँ पे सीमेंट बनती है उसको सीमेंट फैक्ट्री है ना, ऐसे कई सारी चीजों के लिए कपड़ा बनता है तो कपड़े की फैक्ट्री जो भी है, तो यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। उसके बाद देखेंगे क्या, ये जो होता है अति सूक्ष्म कोशिकांग होते हैं, ये कोशिका का क्या होता है, अति सूक्ष्म कोशिकांग होता है, ठीक है, कोशिका का क्या है, अति सूक्ष्म कोशिकांग यानी सबसे छोटा कण, ठीक है, तो ये कोशिका का क्या है, अति सूक्ष्म कोशिकांग, ठीक है। इस प्रकार राइबोसोम के बारे में देखें, राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो जी पैलाइडे ने की थी, और कब की थी, तो 1955 में। उसके बाद ये राइबोसोम काम क्या करता है, तो ये प्रोटीन निर्माण का काम करता है। फिर देखें राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम को और क्या कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर ये राइबोसोम जो है कोशिका की अति सूक्ष्म क्या है, कोशिकांग है, यानी सबसे छोटा क्या है, कोशिका का कण, ठीक है। उसके बाद जो हम देखेंगे अगला, वो क्या देखेंगे, तो केंद्रक के बारे में। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, केंद्रक। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में, केंद्रक क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा केंद्रक जो है, ठीक है, इसकी जो खोज है, केंद्रक की खोज, ठीक है, कब, सन 1831 में, 1831 में केंद्रक की खोज सन 1831 में किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी, यानी न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। अब ये कोशिका का जो है, कोशिका के ये मध्य भाग में स्थित होता है, कहाँ होता है, कोशिका के मध्य भाग में, या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं, कोशिका, ठीक है, कोशिका के मध्य भाग में, कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है, यही आप बोल दीजिए, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक, कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है, ठीक है, कोशिका के मध्य भाग में ये क्या होता है, स्थित, कौन, केंद्रक। केंद्रक की खोज कब हुई थी, तो 1831 में हुई थी, किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कोशिका के मध्य भाग में एक संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रक, या कोशिका के मध्य भाग में क्या स्थित होता है, तो केंद्रक, ठीक है। ये पूरी तरह से एक काम और ये क्या करता है, ठीक है, ये कोशिका का जो है ये प्रमुख अंग माना जाता है, कोशिका का क्या है, प्रमुख अंग माना जाता है, ठीक है, कोशिका का क्या है, ये प्रमुख अंग माना जाता है। दूसरी चीज इसमें यह एक तरह से कोशिका का क्या करता है, प्रबंधन का काम करता है, मतलब देख रेख वाला काम कौन करता है, तो केंद्रक ही करता है, प्रबंधन का कार्य करता है, किसके, कोशिका के, ठीक है, कोशिका के प्रबंधन का कार्य करता है, कोशिका के प्रबंधन का कार्य करता है, कौन, केंद्रक, ठीक है। कोशिका में जो भी अपन कई सारे भी पार्ट्स देखे, उन सब की देख रेख का काम कौन करता है, तो केंद्रक करता है, वो कब क्या काम कर रहे हैं उसे अकॉर्डिंग कौन देखता है, तो केंद्रक देखता है, ठीक है। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी, तो 1831 में, ठीक है। केंद्रक के मध्य, कोशिका के मध्य एक भाग, ठीक है, कोशिका के मध्य में जो भाग स्थित होता है उसी को क्या बोलते हैं, केंद्रक। और ये कोशिका का क्या है, प्रमुख अंग है, कोशिका का क्या है, ये प्रमुख अंग है। उसके बाद कोशिका के प्रबंधन का कार्य कौन करता है, तो केंद्रक करता है, कौन करता है, केंद्रक। इसी को याद रखिएगा, ब्रेन सेल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ब्रेन सेल, ठीक है, ब्रेन सेल भी किसको बोला जाता है, तो कोशिका, केंद्रक को बोला जाता है, किसको, केंद्रक को, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, कोशिका को कंट्रोल करने का भी काम करता है, कोशिका को कंट्रोल करने का काम, ठीक है, कोशिका को ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम, इस वजह से इसको कंट्रोलर सेल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कंट्रोलर, ठीक है। तो केंद्रक जो है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में, कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है, इसी को क्या बोलते हैं, केंद्रक। ये कोशिका का क्या है, प्रमुख अंग है, क्या है, प्रमुख अंग है। इसका काम क्या है, तो ये कोशिका के प्रबंधन का काम करता है, मतलब देख रेख का काम करता है, ठीक है। और इसे जो है ब्रेन सेल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ब्रेन सेल, ठीक है। और कोशिका को ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसको और क्या बोला जाता है, तो कंट्रोलर भी बोला जाता है। कोशिका को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो केंद्रक करता है, ठीक है, कौन करता है, केंद्रक। अब इसमें याद रखिएगा कि इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। केंद्रक में जो है क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम, ठीक है। और क्रोमोसोम में जो है डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, किसमें, क्रोमोसोम में। केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, तो डीएनए और आरएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए। अब केंद्रक में जो है प्रोटीन, क्या, केंद्रक में जो है क्या, प्रोटीन जो है, ठीक है, वो कितने % की मात्रा में होती है, 80%
10% में। और उसके अलावा जो है डीएनए कितने परसेंट की मात्रा में होता है, तो 10% की मात्रा में क्या होता है, डीएनए होता है। उसके अलावा अन्य जो तत्व हैं यानी अन्य जो बाकी के बचे हैं आपके, ठीक है, वो पाए जाते हैं कितने में, अन्य तत्व 10% में क्या होते हैं, अन्य तत्व पाए जाते हैं। इतनी सारी चीजें हम किसके बारे में देखें, केंद्रक के बारे में। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, कब, 1831 में, ठीक है। केंद्रक के कोशिका के मध्य एक भाग स्थित होता है जिसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है। ये प्रमुख अंग होता है, कोशिका का प्रमुख अंग है। ये प्रबंधन करने का काम करता है यानी देख रेख का काम करता है, कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसको कंट्रोलर भी बोलते हैं, ब्रेन सेल भी बोलते हैं, ठीक है। कोशिका में जो है क्रोमोसोम पाया जाता है, कोशिका में क्रोमोसोम पाया जाता है और क्रोमोसोम में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। अब कोई बोले केंद्रक में और क्या, तो केंद्रक में जो है प्रोटीन 80% की मात्रा में पाया जाता है, उसके अलावा डीएनए 10% की मात्रा में पाया जाता है, बाकी अन्य के तत्व आरएनए और जो बाकी के तत्व हैं वो 10% की मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो ये हम देखें किसके बारे में, केंद्रक के बारे में। अब हम अगला देखेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे कौन सा टॉपिक, लाइसोसोम के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपके सारे पार्ट्स खत्म करूंगी, जितने भी इसके भाग थे वो सब खत्म करूंगी। तो लास्ट देखते हैं क्या अपना कौन सा है, लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। अब देखिए लाइसोसोम का काम क्या है, ये क्या काम करता है, ठीक। तो याद रखिएगा जो लाइसोसोम की खोज है वो किसने की थी, तो डी डुबे ने की थी। किसने, डी डुबे ने, ठीक है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डुबे ने की थी। और कब की थी, तो 1955 में ही की थी। कब की थी, 1955 में, ठीक है। लाइसोसोम की जो खोज है वो किसने की थी, डी डुबे ने। और कब की थी, तो 1955 में, डी डुबे इन्होंने की थी। और कब की थी, तो 1955 में, ठीक है। ये जो है ये क्या काम करता है, तो जल अपघटन का काम करता है। क्या करता है, जल अपघटन का काम करता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, तो जल अपघटन का काम करता है। इसमें क्या होता है, जल का अपघटन होता है। आप ये मान लीजिए क्या, इसमें जो है जल का क्या होता है, अपघटन होता है। और ये एक प्रकार का जल अपघटन एंजाइम होता है। ये क्या होता है, जल अपघटन एंजाइम होता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डुबे ने की थी। और कब की थी, तो 1955 में, 1955 में, ठीक है। लाइसोसोम में क्या होता है, इसमें जल अपघटन होता है और इस वजह से इसे जल अपघटन एंजाइम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जल अपघटन एंजाइम, ठीक है। इसी को कोशिकीय पाचन भी कहते हैं। इसी को और क्या कहते हैं, तो कोशिकीय पाचन भी कहते हैं। इसको लाइसोसोम को, यहाँ पाचन का काम भी होता है यानी ये पचाने का में भी हेल्प करता है। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, कोशिकीय पाचन। क्या बोलते हैं, कोशिकीय पाचन, ठीक है। तो लाइसोसोम को और क्या बोलते हैं, कोशिकीय पाचन। और इसका जो प्रमुख कार्य है, ठीक है, इसका जो प्रमुख कार्य है ये क्या कार्य करता है, तो बाहरी पदार्थ के, क्या, बाहरी पदार्थ का भक्षण एवं पाचन करता है। जो बाहर से हम कोशिका में, ठीक है, जो बाहर से बाहरी पदार्थ होते हैं उनका क्या करता है, ये भक्षण करता है, भक्षण करता है और क्या करता है, पाचन। तो बाहरी पदार्थ का ये क्या करता है, ठीक है, किसका करता है भक्षण और पाचन, तो बाहरी पदार्थ का, बाहरी पदार्थ का, ठीक है। लाइसोसोम का काम क्या हो गया, तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे ने 1955 में की थी। लाइसोसोम, इसमें क्या होता है, जल का अपघटन होता है, इसलिए इसको जल अपघटन एंजाइम भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कोशिकीय, इसको और क्या बोला जाता है, तो कोशिकीय पाचन बोला जाता है। इसका जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना, भक्षण करता है या पाचन करता है, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें जो है इसको आत्महत्या कोशिका भी कहा जाता है या आत्मघाती कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्मघाती कोशिका, ठीक है। इसको और क्या बोला जाता है, तो आत्मघाती कोशिका भी बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये ऐसा क्यों कहा जाता है, तो जब लाइसोजाइम क्या हो जाए, फट जाए, लाइसोजाइम जहाँ जिस कोशिका का फट जाए वहां पे क्या होती है, पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है यानी वो मर जाती है। और इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, आत्मघाती कोशिका, ठीक है। ये क्या बोला जाता है, आत्मघाती कोशिका। अब इसमें जो है लाइसोसोम क्या होता है, कोशिका में बहुत जरूरी होता है। अगर लाइसोसोम नहीं होगा तो वहाँ की कोशिकाएं क्या होंगी, सड़ जाएंगी। क्या होंगी, सड़ जाएंगी। तो याद रखिएगा इसको आत्मघाती कोशिका भी बोला जाता है। और लाइसोसोम उतना ही जरूरी है क्योंकि अगर नहीं होगी तो वो क्या होंगी, हमारी कोशिकाएं क्या होंगी, सड़ जाएंगी, ठीक है। इतनी सारी चीजें। और एक चीज और याद रखिएगा, जो आरबीसी है उसमें आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाता, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, ये बात भी याद रखिएगा। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम
नहीं होता। कहाँ नहीं होता है? तो आरबीसी में नहीं होता। ठीक है, आरबीसी में क्या है? लाइसोसोम नहीं होता। ये सारी चीजें हम किसके बारे में देखें? तो लाइसोसोम के बारे में देखें। क्या क्या इसकी खोज डी डुबे ने की थी, कब? 1955 में की थी। ठीक है, ये जल अपघटन का काम करते हैं, यानी जल अपघटक एंजाइम कहलाता है। इसमें क्या होता है? कोशिकी पाचन होता है। क्या होता है? कोशिकी पाचन। उसके बाद ये बाहरी पदार्थों का, इसका जो मुख्य काम है वो क्या है? बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। और इसे आत्मघाती थैली भी कहा, आत्मघाती, ठीक है, कोशिका भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? जहाँ की लाइसोजाइम, ठीक है, वहाँ का जहाँ भी लाइसोजाइम की कोशिका जो है फट जाए तो वहाँ की आसपास की क्या होती है? कोशिका जो होती है वो मर जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आत्मघाती कोशिका। उसके बाद ठीक है, आरबीसी में जो है लाइसोजाइम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे क्या? जीव द्रव के बारे में। अगला जो टॉपिक हमारा वो क्या है? जीव द्रव के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो जीव द्रव क्या है? उसमें क्या होता है? वो सारी चीजें देखिएगा। जीव द्रव जो है, ठीक, जीव द्रव, ठीक है, ये क्या होता है? जीव द्रव। ठीक है, जीव द्रव में क्या होता है? जीव द्रव में 80% जो है, जीव द्रव में क्या? 80% जल की मात्रा होती है। जीव द्रव में क्या होती है? 80% जल की मात्रा होती है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। बस इतना याद रखिए इसमें क्या, ये क्या होता है? रंगहीन होता है। ठीक है, कलरलेस होता है। जीव द्रव में क्या होता है? 80% जल की मात्रा होती है। ठीक, और ये क्या होता है? रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है, यानी कलरलेस होता है। पूरी कोशिका में जो है क्या भरा होता है? पूरी कोशिका में जीव द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है? पूरी कोशिका में जीव द्रव्य भरा होता है। ठीक है, तो जीव द्रव्य हटाएंगे तो देखिए, अगर पूरी कोशिका में क्या है? जीव द्रव्य भरा है जब, ठीक है, जीव द्रव्य क्या है? इसमें क्या होता है? 80% जल की मात्रा होती है और ये क्या होता है? रंगहीन होता है। ठीक, अगर अब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है, 1% कमी में क्या होता है कि प्यास लगती है, और वही जब पानी की कमी जो है 10% हो जाती है तो डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार जीव द्रव्य जो है हमारी पूरी कोशिका में भरा रहता है। और जब हम कोशिका से अगर जीव द्रव्य को हटा दें, जीव द्रव्य की कमी हो जाए तो वहाँ पे जीव का मरना क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है। यानी कोशिका से अगर जीव द्रव्य हटाया गया तो जीव का मरना क्या है? वहाँ पे निश्चित है। ठीक है, उसके बाद हम अगला इसमें देखेंगे क्या कि जो जीव द्रव्य को है जीवन की भौतिक इकाई माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? जीवन की भौतिक इकाई। जीव द्रव्य को क्या माना जाता है? जीवन की भौतिक इकाई। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीवन की भौतिक इकाई किसे माना जाता है? तो जीव द्रव्य को माना जाता है। ठीक है, जीव द्रव्य जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। तो पहला उसमें कौन सा है? कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य। और जो दूसरा है वो आपका क्या है? केंद्रक द्रव्य। क्या है? केंद्रक द्रव्य। ठीक है, पहला आपका क्या है? कोशिका द्रव्य, दूसरा क्या है? केंद्रक द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य क्या है और केंद्रक द्रव्य क्या है? तो जहां कोशिका में द्रव भरा हो जाता है, जैसे ये मान लीजिए आपकी क्या है? कोशिका, इसमें क्या है? ठीक है, और ये बीच में क्या है? केंद्रक है। तो ये बाहर जो द्रव भरा यानी कोशिका में जो द्रव भरा उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। और जब यही द्रव क्या हो जाएगा? केंद्रक में भर जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव। तो जब कोशिका में द्रव भरा होता है, जो द्रव कोशिका में भरा होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं, और जो द्रव केंद्रक में भरा होता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्य क्या है? इसमें 80% जल की मात्रा होती है। ये क्या होता है? रंगहीन होता है, यानी कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। इसको जीवन की भौतिक इकाई भी कहा जाता है। इसको जीवन की भौतिक इकाई कहा जाता है। ठीक है, और पूरे कोशिका में जो है क्या भरा होता है? तो जीव द्रव्य भरा होता है। अगर वहां से जीव कोशिका से जीव द्रव्य को हटाएंगे तो क्या है? मौत। जीव, उस जीव की क्या है? मौत निश्चित है। अगर जीव द्रव्य हटा दिए जिस कोशिका से, उसकी क्या है? मौत निश्चित है। ठीक है, और कोशिका जीव द्रव्य जो है दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है? तो ऐसा द्रव्य जो कोशिका में भरा हो कोशिका द्रव्य कहलाता है, और ऐसा द्रव्य जो केंद्रक में भरा हो उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अगला क्या। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है, ठीक, उसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? लवक। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? लवक के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम पढ़ेंगे? तो लवक के बारे में पढ़ेंगे। लवक, लवक क्या होते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन से होते हैं? ये प्लांट सेल होते हैं। कौन से होते हैं? प्लांट सेल होते हैं। ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? तो प्लांट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट में। और जो
केंद्रिका था वो क्या थी, जीव की सबसे बड़ी कोशिका थी। किसकी थी, जीव की। और जो ये आपका लवक है ये क्या है, पादप की सबसे बड़ी कोशिका है। ये क्या है, पादप की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक, केंद्रक जो थी वो क्या थी, जीव की सबसे बड़ी कोशिका थी और ये क्या है, पादप की सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है। तो लवक जो है, ठीक है, ये सिर्फ किसमें पाया जाता है, तो ये प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, लवक जो है प्लांट सेल में पाया जाता है। दूसरा ये पादप की क्या होती है, सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ा भाग होता है, या पादप का सबसे बड़ा भाग होता है, बोल सकते हैं सबसे बड़ी कोशिका, कुछ भी, पादप का सबसे बड़ा भाग होता है। तो क्या होता है, लवक होता है। पादप का सबसे बड़ा भाग लवक होता है। और ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। तो पहला जो है वो आपका क्या है, हरित लवक। क्या है, हरित लवक। दूसरा जो है ये आपका क्या है, पहला जो है आपका क्या, हरित लवक। दूसरा जो है इसमें क्या है, अवर्णित लवक। अवर्णित लवक, ठीक है, अवर्णित लवक। और जो तीसरा है वो क्या है आपका, वर्णित लवक। वर्णित लवक, पहला आपका क्या है, हरित लवक। दूसरा क्या है, अवर्णित लवक। तीसरा क्या है, वर्णित लवक। अब हरित लवक में क्या होता है, जिसमें भोजन का निर्माण होता है। इसके द्वारा क्या होता है, भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण। ठीक है, इसमें क्या होता है हरित लवक द्वारा, तो पौधों में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। इसी में आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ते इसी के तहत। और अवर्णित लवक में क्या होता है, तो भोजन संग्रहित होता है। भोजन का क्या होता है, संग्रह होता है या भोजन संग्रहित होता है। ठीक है, अवर्णित लवक में क्या होता है, भोजन संग्रह होता है, यानी भोजन क्या होता है, संग्रहित होता है। और तीसरा जो है ये क्या है, वर्णित लवक। और ये क्या करता है, तो वर्णित लवक जो है ये रंग प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है, रंग प्रदान करने का काम, ये सिर्फ रंग देता है। तो हरित लवक जो भोजन का निर्माण करता है, अवर्णित लवक जो भोजन संग्रह का काम करता है, और वर्णित लवक क्या करता है, रंग प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, तो आपका क्या था, लवक। लवक क्या है, ये सिर्फ किसमें पाया जाता है, तो प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो लवक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। तो हरित लवक में क्या है, भोजन का निर्माण होता है। अवर्णित लवक में भोजन संग्रह होता है। और वर्णित लवक में क्या होता है, रंग प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हम अगला देखेंगे क्या, गुणसूत्र के बारे में। उसके बाद हम अगला क्या देखेंगे, तो गुणसूत्र के बारे में देखेंगे। अब देखते हैं गुणसूत्र क्या है। ठीक है, गुणसूत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए गुणसूत्र क्या होते हैं, ये कितने होते हैं, गुणसूत्र क्या है, कितने कैसे। ठीक है, तो गुणसूत्र का मतलब क्या है, तो गुणसूत्र सिर्फ कहाँ उपस्थित होता है, तो केंद्रक में उपस्थित होता है। कोशिका के केंद्रक में क्या उपस्थित होता है, तो गुणसूत्र। क्या, गुणसूत्र। ये क्या होता है, कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है कौन, गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो कहाँ होता है, केंद्रक में उपस्थित होता है। कहाँ होता है, तो केंद्रक में उपस्थित होता है। ठीक है, दूसरा ये डीएनए और आरएनए में, डीएनए और आरएनए और जीन में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए, आरएनए और जीन में पाया जाता है। ठीक है, गुणसूत्र। और मानव में याद रखिएगा, मानव में जो है, ठीक है, मानव में टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने, 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में जो है कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। और कितने जोड़ी होते हैं, तो 23 जोड़ी होते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है क्या, कि मानव के शरीर में या मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 होते हैं। और कितने जोड़ी होते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए कितने मेल में होते हैं और कितने फीमेल में होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल में, तो देखिए 44 + 2। ठीक है, 44 + 2 यानी इसमें x और y अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। 44 तो इसमें है, 44 इसमें भी है, दोनों में 44 है। और +2 यहाँ भी है, तो 44 + 2 46, 44 + 2 46, टोटल कितने गुणसूत्र हो गए, 46। अब सिर्फ 2 गुणसूत्र इन्हीं में चेंज होता है। तो जो मेल होता है उसमें XY होते हैं, और जो फीमेल होते हैं उसमें XX होते हैं। ठीक है, जोड़ी का मतलब बोलोगे, तो देखिए आपके हाथ हैं 2 जोड़ी हैं, आँख है 2 जोड़ी है। ठीक है, नाक में भी 2 जोड़ी, कान भी 2 जोड़ी, आपके पैर भी 2 जोड़ी। लगभग शरीर आपका ज्यादा से ज्यादा 95% शरीर जो है वो कितने जोड़ी, पेयर में बना है, यानी जोड़ी बना है। ठीक है, तो वही गुणसूत्र है।
और इनमें से जो दो आपके ऐसे हैं जो क्या है मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं बाकी, ठीक है 44 क्या होते हैं सेम होते हैं, और 2 जोड़ी ऐसे हैं गुणसूत्र जो क्या होते हैं अलग होते हैं, और वो कौन से गुणसूत्र हैं जो अलग होते हैं, तो जनन अंग में अंतर होते हैं इनके। ऐसे वो वाले गुणसूत्र हैं जिसमें क्या होते हैं जनन अंग वाले हैं। कौन से गुणसूत्र अलग होते हैं, तो जनन अंग वाले होते हैं, मेल के अलग और फीमेल के अलग। तो ये सब क्या हो गए गुणसूत्र के बारे में। किसके बारे में हम देख लिए, गुणसूत्र के बारे में। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं क्या, तो लास्ट टॉपिक जो है वो आपका क्या है सीलिया, क्या है लास्ट टॉपिक इसमें जो है गुणसूत्र के बाद, ठीक है सीलिया है। सीलिया के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है किसके बारे में, सीलिया के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा सीलिया क्या है और फ्लैगेला क्या, सीलिया और फ्लैगेला, सीलिया ठीक है क्या, सीलिया के बारे में बताऊंगी और किसके बारे में बताऊंगी, तो फ्लैगेला के बारे में बताऊंगी, सीलिया और फ्लैगेला। इसी को अगर हिंदी में बोलना चाहें तो इसी को क्या बोलते हैं, सीलिया को सीलिया ही बोलते हैं, सीलिया ठीक है। और इसको जो है क्या बोलते हैं, तो कसाभिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं कसाभिका, इसको जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कसाभिका, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में भी देख लीजिए, लास्ट टॉपिक है आपके, ठीक है। किसके, कोशिका के भाग के बारे में ये क्या है लास्ट टॉपिक है। तो सीलिया और फ्लैगेला, ठीक है, इसी को सीलिया और कसाभिका भी बोलते हैं। तो ये जो होती है सिर्फ किसमें, इसको जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, एनिमल सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ किसमें पाई जाती है, जंतु में, ठीक है। ये एनिमल सेल होती है और ये एनिमल में पाई जाने वाली सेल है, ठीक है। कौन सी, सीलिया और कसाभिका। और ये जो होती है बाल के समान इसकी संरचना होती है, कैसी होती है, बाल के समान, बाल के समान संरचना होती है। इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, तो बाल के समान होती है। और ये कोशिका के बाहरी भाग में होता है, कोशिका के बाहरी भाग में, ठीक है, कोशिका के बाहरी भाग में। ये जैसे आपकी कोशिका है तो यहाँ पे ये बाल समान ऐसे ऐसे संरचना होगी, ठीक है। तो ये क्या है आपकी सीलिया और कसाभिका। तो ये किस में पाई जाती है, एनिमल सेल होती है, क्योंकि एनिमल में पाई जाती है। और ये बाल के समान इसकी क्या होती है, संरचना होती है, ये ऐसे बाल के समान इसकी संरचना होती है। और ये कोशिका के बाहरी भाग में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, कोशिका के बाहरी भाग में। अब इसका काम क्या है, तो इसका काम जो है कोशिका को हिलाने डुलाने का काम करते हैं, यानी मोशन का काम कराता है। कोशिका में क्या है, मोशन का काम कराता है। कौन, तो सीलिया और कसाभिका उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो एनिमल सेल होती है, बाल के समान संरचना होती है, बाहरी भाग में पाई जाती है, कोशिका के बाहरी भाग में। और ये जो है कोशिका में क्या काम करती है, तो मोशन का काम कराती है, यानी उसको हिलाने डुलाने में काम करती है या सहायता करती है, ठीक है। और ये जो है अवशोषण का भी काम करती है, किसका, अवशोषण का काम करती है, कैसे, ठीक है। तो अगर कोशिका में कोई तरल द्रव्य पाया गया है, तरल द्रव्य है कोशिका में, अगर कोई तरल द्रव्य है तो ये जो बालनुमा संरचना है यानी सीलिया और कसाभिका है उसको अपनी ओर क्या करेगी, अवशोषित कर देगी। तरल द्रव्य को क्या करती है, अपनी ओर अवशोषित कर लेती है। ये जो बालनुमा संरचना ये क्या करती है, तरल द्रव्य को अपनी ओर अवशोषित कर लेती है, यानी अवशोषण उसका करती है, ठीक है। तो सीलिया और कसाभिका के बारे में हम देखें क्या, ये क्या होते हैं, एनिमल सेल होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ एनिमल में पाए जाते हैं। दूसरा ये बाल के समान इनकी क्या होती है, संरचना होती है। और ये कोशिका के बाहरी भाग में होते हैं, कोशिका के बाहरी भाग में होते हैं, ठीक है। और ये जो है कोशिका को हिलाने डुलाने में काम करते हैं, यानी कोशिका के मोशन में हेल्प करते हैं। और ये जो है कोशिका, इनको क्या बोला जाता है, तो ये कोशिका में क्या करते हैं, अवशोषण का काम करते हैं। किसका, अवशोषण का, कैसे, ये तरल द्रव्य को क्या करते हैं, सीलिया और कसाभिका क्या करते हैं, अपनी ओर अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। और जो छोटे बाल होते हैं, याद रखिएगा जो छोटे बाल होते हैं, ठीक है, बालनुमा संरचना तो दोनों की होती है, लेकिन जो छोटे बाल होते हैं उसी को सीलिया बोलते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। और कसाभिका यानी फ्लैगेला किसको बोलते हैं, तो जो बड़े बाल होते हैं, जो बड़े बाल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कसाभिका, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा, क्या क्या, जो छोटे बाल होते हैं उसको सीलिया बोलते हैं, और जो बड़े बाल होते हैं इनमें से उसको क्या बोलते हैं, कसाभिका बोलते हैं, ठीक है। बड़े बालों को क्या बोलते हैं, कसाभिका। तो ये देखिए हम लास्ट टॉपिक क्या, सीलिया कसाभिका ये क्या था, इसके बारे में भी हम जान चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार आपके सेल में जो कोशिका चैप्टर था उसके प्रकार हम देखे हैं, ठीक है। और उसके जो प्रमुख भाग थे लगभग 1300